एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास हम लोग पढ़ेंगे विद्युत के ऑब्जेक्टिव सवाल। इसके पहले हम लोग मानव नेत्र के पूरे ऑब्जेक्टिव सवालों को कर चुके हैं। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के पूरा ऑब्जेक्टिव हमने आपको इसी यूट्यूब चैनल पे करा दिया है। आप उस के प्लेलिस्ट में जाके आप उस पूरे वीडियो को एकदम सिलसिलेवार एकदम लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, ठीक है ना। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, उसके कितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, आपके बिहार बोर्ड में कितने सवाल आ सकते हैं, उन्हीं बातों पे आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 हमारा जो है, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन आपके पास है किलोवाट, एम्पियर, वाट और जूल। ये आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। अब ऐसे सवालों को आपको बनाते कैसे हैं, देखिए। विद्युत शक्ति के बारे में अगर हम ध्यान से सीखें तो इसका जो मात्रक होता है वाट होता है। क्या मात्रक होता है इसका? वाट। विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है W बटे टी। अब ये W बटे टी क्यों होता है, ध्यान समझेंगे। W बटे टी, W का मतलब होता है कार्य। W का मतलब क्या होता है? कार्य। और T का मतलब क्या होता है? समय, यानी कार्य बट्टा समय। यानी शक्ति का फॉर्मूला क्या हो गया? कार्य बट्टा समय। एक और बात आप समझिएगा, P का और फॉर्मूला कुछ जान लेते हैं। P बराबर होता है W बट्टा T। एक फॉर्मूला होता है P बराबर VI। P बराबर क्या होता है? VI। पावर माने क्या? इसका ट्रिक क्या है? पावर माने भाई, यानी भाई इसका क्या है? ट्रिक है। अब ये P बराबर VI जो हमने अभी बताया, हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR होता है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से V का मान तो यहाँ है, ये है V का मान जहाँ है वहां पे हम IR को रख देते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा? I और IR रख दिए इंटू I, तो क्या हो गया? I स्क्वायर R। P बराबर क्या हो गया? I स्क्वायर R। अब क्या करते हैं, R की जगह पे जहां R है वहां I के मान को रख देते हैं ना, या ऐसे एक ये फॉर्मूला हो गया P बराबर भाई, और एक हो गया P बराबर I स्क्वायर R, ठीक है। तो दो फॉर्मूला भी हमने आपको बताया। P बराबर क्या हो गया? VI, और एक फॉर्मूला हो गया P बराबर I स्क्वायर R, और एक फॉर्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर बट्टे R, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे पावर के बारे में, विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। याद रहेगा आप लोगों को। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत शक्ति कहते किसे हैं, तो आपका आंसर होगा कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की व्यय की दर को, किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को हम पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है निष्क्रिय गैस, तीसरा ऑप्शन है वायु, और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। तो विद्युत बल्ब में आप ध्यान से समझेंगे, उसमें हम निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं। कौन सा गैस भरते हैं? निष्क्रिय गैस, यानी इनर्ट गैस को भरते हैं। जैसे भरेंगे हीलियम, आर्गन, इस तरह की गैसों को हम क्या करते हैं? विद्युत बल्ब में भरते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ऑप्शन है लोहे का, दूसरा ऑप्शन है तांबा का, तीसरा है टंगस्टन का, और चौथा है एल्युमिनियम का। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है, वो तंतु बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत का अच्छा चालक है लकड़ी, कार्बन, प्लास्टिक और चांदी। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि चालक कहते किसे हैं। तो चालक का मतलब होता है वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, यानी जो विद्युत धारा है वो आसानी से प्रवाहित हो सके, है ना। उसको जाने के लिए कोई
अवरोध उत्पन्न करने वाला ना हो, बहुत हो लेकिन बहुत कम हो, मतलब उसका मान एकदम नगण्य होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, विद्युत का चालक। अगर अचालक की बात करें हम, अचालक, तो अचालक वैसा पदार्थ होता है जिससे विद्युत धारा एकदम बह नहीं सकता है। विद्युत धारा जो होगा, विद्युत धारा इसका जो प्रवाह होगा वो एकदम माने होगा ही नहीं, विद्युत धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, इसका प्रवाह नहीं होगा, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, अचालक। अब जैसे में चालक की बात करें तो चालक में हम जैसे बात करेंगे वैसा पदार्थ खोजेंगे जिसमें विद्युत धारा आसानी से बह सकता है। तो चालक में आप ध्यान से देखेंगे, जैसे हो गया लोहा, जैसे हो गया धातु, ठीक है, ये सब क्या है, चालक है। लेकिन अचालक की बात करें तो लकड़ी, सूखी लकड़ी, कैसी लकड़ी, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब वगैरह क्या है, अचालक है। अब आइए इस सवाल को हम लोग एक बार और देख लेते हैं। विद्युत का अच्छा चालक कौन है, लकड़ी। देखिए लकड़ी अच्छा चालक नहीं है ना, लकड़ी अच्छा चालक नहीं है, तो ये ऑप्शन गया होगा क्योंकि ये क्या है, अचालक है। प्लस कार्बन, कार्बन भी, ये भी अचालक है, ठीक है ना, ये भी क्या है, अचालक है। प्लास्टिक, ये भी क्या है, अचालक है। कार्बन ये अचालक है। चांदी, देखिए धातु है ना, तो चांदी क्या है, चालक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विद्युत फ्यूज आधारित होता है, विद्युत फ्यूज आधारित होता है धारा के उष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर और धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो देखिए फ्यूज में होता क्या है, इसमें जैसे ही हम धारा बहाते हैं H बराबर होता है I² RT। I क्या है, विद्युत धारा है, R क्या है, प्रतिरोध है, और T क्या है, समय। तो जैसे ही आप विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो होगा क्या, विद्युत धारा का जैसे ही मान बढ़ाते हैं आप समय के साथ, तो ये जो भी विद्युत धारा होता है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, यानी विद्युत धारा का जो है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत फ्यूज। और इसी विद्युत फ्यूज, इसी नियम पर आधारित है विद्युत फ्यूज, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह को, विद्युत आवेश I बराबर याद कीजिए क्या होता था, Q/T। Q मतलब क्या होता है, आवेश, और T मतलब क्या होता है, समय। यानी विद्युत धारा के प्रवाह को समय के साथ विद्युत धारा का जो आवेश का प्रवाह होगा उसे हम विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। क्या कहेंगे, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। हमारा फॉर्मूला भी निकल के आया था I बराबर Q/T। अगर हम यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर I/T। हमारा Q यहाँ पे क्या है, आवेश है, क्या है, आवेश है ना। आवेश क्या होता है, आवेश एक ऐसा पदार्थ होता है जो या तो विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में कोई ना कोई बल, कोई ना कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण को दिखाता है, ठीक है ना। आवेश के दो प्रकार होते हैं, आवेश जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश, ठीक है। धन आवेश और ऋण आवेश, अगर दो समान आवेश होगा, जैसे एक प्लस प्लस और एक माइनस माइनस, दो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, यानी एक दूसरे को ये क्या करते हैं, दूर भगाते हैं। लेकिन दो असमान आवेश, जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, दो असमान आवेशों में आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अपने तरफ, है ना। अगला, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो याद कीजिए, विद्युत ऊर्जा जो हम घरों में मीटर लगाते हैं उसका जो व्यापारिक मात्रक है, हम लोग यूनिट में बिजली को पे करते हैं कि नहीं, यूनिट में। अब एक यूनिट का जो मान होगा, एक यूनिट का जो मान होगा 3.6 10⁵ जूल के बराबर होता है। 3.6 और 10⁵ जूल के बराबर होगा एक यूनिट का मान, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि यूनिट किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है, ऊर्जा का मात्रक है, ये ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8,
विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव 5 वोल्ट है। 2 कूलम आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर अभी हमने आपको बताया है, कार्य बराबर क्या होता है? तो हमारा अगला जो सवाल है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान 5 वोल्ट है, यानी विभव का मान कितना दिया है? 5 वोल्ट। 2 कूलम विद्युत आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। तो इसका मान क्या होगा? यानी हमको निकालना है W का मान। तो एक बात बताइए, विभव की परिभाषा पहले समझते हैं। विद्युत विभव होता क्या है? विद्युत विभव, तो विद्युत विभव ये होता था कि किसी भी +1 चार्ज यानी किसी भी इकाई आवेश को अनंत बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही किसके बराबर होता है? विद्युत विभव के बराबर होता है। विद्युत विभव के बराबर होता है। अब एक बात ध्यान समझिएगा, 1 कूलम आवेश को आपने अनंत से किसी बिंदु तक लाया तो उसके लिए कार्य किया आपने W, उसी को हम विभव कहते हैं। तो 1 कूलम के लिए एक कूलम के लिए W काम करना पड़ रहा है, तो 2 कूलम के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 गुणे W, यानी हमारा जो V का फॉर्मूला हो जाएगा, V बराबर इसका फॉर्मूला हो जाएगा, W बराबर इसका फॉर्मूला हो जाएगा। W बराबर क्या? देखिए ध्यान समझिए, जो 1 कूलम आवेश यानी जो हमारा विभव है और 1 कूलम आवेश हमने जो लाया है उसका ये किसके बराबर हो जाएगा? V के बराबर, क्योंकि एक इकाई आवेश को अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो विभव के बराबर होता है। यानी 1 कूलम आवेश को हमने लाया एक निश्चित बिंदु तक, तो जो कार्य हमने किया वही क्या है? विभव है। इसलिए W का जो फॉर्मूला हो जाएगा W, और ये 1 क्या है? चार्ज है ना, आवेश है, तो W बराबर VQ। अब V का मान कितना दिया है? वोल्ट। विभव का मान दिया है 5 और आवेश का मान दिया है 2, तो 5 दूना 10, तो 10 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो 10 जूल यहाँ पे हम लोग कार्य करना पड़ेगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझना था कि विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव का मतलब होता है किसी अनंत बिंदु से किसी भी इकाई आवेश को अनंत बिंदु से निश्चित बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। सवाल नंबर 9, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तार की जो कुंडली होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है। अब ये नाइक्रोम की इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारा देखिए विद्युत हीटर किस तरह कार्य करता है। तो विद्युत हीटर क्या करता है, यह विद्युत धारा को जो है ऊष्मा में बदल देता है। किसे बदल देता है? ऊष्मा में। जब ये हीट हो जाता है तो इसी से हम क्या करते हैं? खाना वगैरह बना लेते हैं। अब इस तरह का जो तार की कुंडली हम जो तत्व का प्रयोग करते हैं वो नाइक्रोम का करते हैं, ताकि हमारा जो विद्युत से ऊष्मा बनाने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो नाइक्रोम से बहुत अच्छा हो जाता है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं? नाइक्रोम का प्रयोग कर देते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? अभी हमने आपको बताया कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है। ये यूनिट बराबर कितना होता है? 3.6 10⁵ जूल। लेकिन कभी कभी ये ना देखे आपको 1 किलोवाट दिया रहेगा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, तो ये हमारा है 3.6 10⁵ जूल। तो ये भी आप याद रखेंगे कि यूनिट भी कभी कभी दे सकता है और किलोवाट घंटा भी दे सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है? तो विद्युत हीटर अभी हमने आपको बताया ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? ये ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, यानी ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। किस में कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और ऋण आवेश। यह नामकरण किसने किया था? तो यह नामकरण किया था हमारे सबसे प्यारे वैज्ञानिक जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था? इस विद्युत धन आवेश और ऋण आवेश का नामकरण किया था। क्या किया था? उसने नामकरण किया था। बात समझ में आ रहा है? चलिए, जो
आवेश का जो मात्रक होता है, यहाँ पे आप समझेंगे, आवेश का मात्रक की बात आपसे कोई करेगा तो आपका आंसर होगा कूलाम। क्या हो जाएगा? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? सुचालक या चालक वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके। विद्युत धारा क्या हो सके? आसानी से प्रवाहित हो सके, और इनकी चालकता बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है इनकी चालकता? बहुत ज्यादा। चालकता ज्यादा होने का वजह क्या है? क्योंकि इनमें होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होगा उसकी चालकता क्या होगी? बहुत ज्यादा होगा। जब चालकता ज्यादा होगा तो इसी के उल्टा होता है प्रतिरोधकता। क्या होता है? प्रतिरोधकता। चालकता ज्यादा तो उस केस में प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब हमारा यहाँ पे हम ध्यान से समझेंगे कि हमसे पूछा है कि विद्युत का सुचालक कौन है। विद्युत का सुचालक कौन है? तो प्लास्टिक। प्लास्टिक देखिए, प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक ये अचालक है। क्या है? ये अचालक है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अगर हम बात करें आयोडीन की, आयोडीन की, तो नमक। नमक भी क्या है? एक अचालक है। क्या है? ये अचालक है। नमक क्या है? अचालक है। बात समझ में आ रहा है? अचालक है। ठीक है ना। गंधक की बात करें सल्फर, तो ये भी क्या है? अचालक है। सल्फर यानी गंधक क्या है? अचालक। ग्रेफाइट, पेंसिल जो हमारा बना होता है, ध्यान से आप समझिएगा, हमारा जो पेंसिल बना होता है वो ग्रेफाइट से ही बना होता है, और पेंसिल से का जो नोक होता है उससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे धातु अधातु में हम पढ़ते भी हैं कि ये जो ग्रेफाइट होता है ये ऊष्मा का तो कुचालक होता है। ऊष्मा का कुचालक है ये, है ना। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसको कि ऊष्मा का क्या है? ये कुचालक, क्योंकि इससे ऊष्मा तो प्रवाह नहीं कर सकती है, लेकिन ये विद्युत धारा का सुचालक है। किसका सुचालक है? विद्युत धारा का, यानी इससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। और बाकी जो ये तीनों एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, गंधक वगैरह, आयोडीन वगैरह और प्लास्टिक, ये सभी के सभी क्या है? अचालक है। क्या है? ये अचालक। ठीक है, ये सब अचालक है। बात समझ में आ रहा है? अब ये अचालक क्यों है? क्योंकि ये सभी के सभी अधातु है। क्या है? ये अधातु। और अधातु क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक। लेकिन अगर यहीं पे ये धातु होता, अगर धातु होता तो ये भी क्या होता? विद्युत का सुचालक हो जाते हैं। धातु क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ग्रेफाइट जो है ये भी एक अधातु है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये क्या है? अपवाद के रूप में माना जाता है। ठीक है ना। सवाल नंबर 14, ध्यान से देखिएगा। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को अगर मापना है, आपको विभवांतर को मापना है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं वोल्ट मीटर का। किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का, है ना। वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? वोल्ट मीटर। लेकिन और भी आपको यहाँ पे कुछ कुछ समझना पड़ेगा। ए मीटर, इससे हम विद्युत धारा को मापते हैं। किससे मापते हैं? विद्युत धारा के मान को मापते हैं ए मीटर से। ठीक है ना। एक और चीज, गैल्वेनोमीटर, इससे विद्युत धारा की प्रबलता को मापा जाता है। विद्युत धारा की क्या मापते हैं? इससे विद्युत धारा की प्रबलता को मापते हैं ना। विद्युत धारा की प्रबलता को मापते हैं गैल्वेनोमीटर से। एमीटर जो होता है, इसके बारे में थोड़ा और समझ लीजिए। एमीटर को हमेशा किसी भी, जैसे मान लीजिए ये बल्ब है, इस बल्ब में हम हमेशा उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ेंगे इसको? हम श्रेणी क्रम में। तो हमेशा जो एमीटर होता है वो किसी भी उपकरण से, जिस उपकरण के अंदर विद्युत धारा के मान को मापना है आपको, उस विद्युत धारा के साथ हम किस में जोड़ते हैं? इसको एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जो एमीटर होता है इसकी चालकता जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। चालकता ज्यादा होगा इसीलिए तो करंट आसानी से प्रवाहित करेगा। पूरा का पूरा करंट प्रवाहित होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो चालकता उसका ज्यादा होगा। लेकिन इसकी प्रतिरोधकता ये बहुत ही कम होती है, एकदम निम्न होती है। अगला सवाल देखिए। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह उसमें होता है 220 वोल्ट दिश धारा, 12 वोल्ट दिश धारा, 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है ना।
तो देखिए हमारे घरों में जो प्रयोग किया जाता है, दिष्ट धारा जो होता है ये धारा बैटरी वाला होता है, तो बैटरी वाला तो हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन कट गया। अब 12 वोल्ट का आप एसी का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा कितने का प्रयोग करेंगे, 220 वोल्ट 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करेंगे। हमारे घरों में आवृत्ति कितनी आती है, 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट, याद रखेंगे आपको। हमारे घरों में आने वाली आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति का मात्रक होता है, और 220 वोल्ट यानी हमारे शक्ति हम जो हमारे यहाँ सप्लाई होता है विद्युत, वो 220 वोल्ट का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 करेगा अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो विद्युत धारा का मान इसमें बहुत ही कम हो जाता है। क्या हो जाता है, अति भारण में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। अति भारण में विद्युत धारा के विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 देखिए, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। अभी हमने आपको बताया ना कि एमीटर क्या करता है, किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के मान को मापने का काम करता है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि इस वाले बल्ब में हम एमीटर, इस वाले बल्ब में कितना करंट जा रहा है हम उसको मापें, तो हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ से करंट को जब यहाँ से बहाएंगे, करंट जब जाएगा तो यहाँ पे एमीटर तुरंत बता देगा कितना करंट, या इधर से करंट को बहा दीजिए। देखिए इधर से अगर करंट को बहा देंगे, इसको ठीक से बनाते हैं। जैसे हमने लिया एक बल्ब, ठीक है, ये हमारा क्या है, बल्ब है, और हम चाह रहे हैं कि इस बल्ब से कितना करंट पास किया है उसको ए मीटर से मापे। तो यहाँ से करंट का फ्लो होगा, करंट जाएगा, बल्ब में गया, और यहाँ से ये यहाँ पे श्रेणी क्रम में हम जोड़े हैं किसको, एमीटर को। तो मान लेते हैं कि यहाँ से 20 एम्पियर का करंट गया है, तो ये 20 एम्पियर का करंट यहाँ पे भी आके माप देगा। अब एक आदर्श एमीटर की खासियत ये होती है, इसका प्रतिरोध एकदम निम्न होता है। क्या होता है, एकदम कम, बहुत कम होता है ना, एकदम बहुत छोटा होना चाहिए, और इसका प्रतिरोध बहुत छोटा होना चाहिए, और इसकी चालकता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका प्रतिरोध पूछा है तो बहुत छोटा होना चाहिए। अगर चालकता पूछ देता तो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो अभी हमने आपको बताया श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो देखिए वोल्ट मीटर जो होता है, जैसे किसी का भी वोल्ट अगर आपको मापना है, मान लीजिए हम इसका वोल्ट मापना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। किस में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में। अब समानांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, देखिए समानांतर क्रम में हम जानते हैं कि जब दो युक्तियां समानांतर क्रम में हो जाती है तो उसका जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे 20 वोल्टेज है इसका, तो यहाँ से जब वोल्ट मीटर से भी करंट जाएगी, तो वोल्ट मीटर का एक खासियत ये होता है कि ये अपने तरफ से एक भी करंट को जाने नहीं देगा। मतलब इसका एक प्रतिरोध इतना ना ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि यहाँ से करंट एक को जाइए नहीं करेगा। प्रतिरोध का काम क्या होता है, विद्युत धारा के मान, विद्युत धारा की प्रवाह को रोकना। तो यहाँ पे प्रतिरोध इसका इतना ना ज़्यादा है कि इसका प्रवाह क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो करंट यहाँ से जाना पसंद नहीं करेगा, वो सीधे यहीं से जाएगा, है ना। करंट क्या हो जाएगा, यहीं से जाएगा। और इसकी चालकता कम होनी चाहिए। चालकता अगर कम नहीं होगा तो करंट यहाँ से चला जाएगा। तो इसकी चालकता क्या होती है, बहुत ही कम, चालकता बहुत ही कम, ठीक है ना। तो आपसे कुछ ही पूछा जा सकता है, परिपथ में विद्युत धारा की मान, देखिए वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो समानांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में। अगर पूछता है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, छोटा, बड़ा या बहुत बड़ा, तो प्रतिरोध बहुत बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा। अगर आपसे पूछेगा कि वोल्ट मीटर का जो चालकता है वो क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए या बहुत निम्न होना चाहिए, या बहुत उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, तो बहुत उच्च होना चाहिए, है ना। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो परिपथ में जो विद्युत धारा की माप की जाती है वो एमीटर से की जाती है। किससे की जाती है, एमीटर से, है ना। तो ये था हमारा आज का पूरा 20 सवाल जो हमने आपको बताया है क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में, और हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। तो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे, और आपको ये बताना है आखिरी में कि आपने इन 20 सवालों में से, ये जो टोटल 20 सवालों में से आपने कितना सही किया, और जो भी आपका मार्क्स आया है उस कमेंट बॉक्स में आप उसको क्या करेंगे, जरूर से लिख के बताएंगे कि आपका इतना नंबर आ रहे हैं। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।